खंड 5 देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज। देह भाषा संकेतों को किस तरह पढ़ें। हम में से शायद हर कोई यह जानता है कि उसके व्यवहार से उसका दृष्टिकोण समझा जा सकता है। जब मैंने 1976 में बॉडी लैंग्वेज लिखी थी तब मुझे यह आभास भी नहीं था कि दुनिया पर इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसकी 33 भाषाओं में 40 लाख से अधिक प्रतियां बिकी। हमारे मूल देह भाषा शोध और इसके बाद हुए अनगिनत अध्ययनों से यह पता चलता है कि आमने सामने की मुलाकातों में आपके श्रोताओं पर आपके संदेश का प्रभाव इस तरह होता है। शब्द समग्र प्रभाव का 7 से 10%, स्वर समग्र प्रभाव का 20% से 30% और देह भाषा का समग्र प्रभाव का 60 से 80%। यह दर्शाता है कि आपके देखने के ढंग, हाव भाव, मुस्कुराहट, वेशभूषा और चलने के तरीके से सामने वाले पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आपके द्वारा प्रस्तुत शब्दों के प्रभाव से 3 गुना अधिक महत्वपूर्ण होता है शब्दों को कहने का आपका तरीका। पढ़ने के 3 नियम। नियम 1, संकेत समूह को पढ़ना। हर भाषा की तरह देह भाषा भी शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और विरामों से मिलकर बनती है। हर संकेत एक अकेला शब्द है जिसके कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जब आप एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में रखते हैं तभी आप पूरी तरह इसका अर्थ समझ सकते हैं। संकेत जिन वाक्यों में आते हैं उन्हें हम संकेत समूह कह सकते हैं। कभी भी किसी संकेत का अकेले विश्लेषण न करें। उदाहरण के तौर पर सिर खुजाने के कई मतलब हो सकते हैं। डैंड्रफ, पिस्सू, पसीना, अनिश्चितता, भुलक्कड़पन या झूठ, जिसका सही अर्थ उसी समय दिखाई दे रहे अन्य संकेतों पर निर्भर करता है। सही अर्थ समझने के लिए हमेशा पूरे संकेत समूह को पढ़ें जो कम से कम 3 संकेतों से मिलकर बना हो। चित्र 1 एक सामान्य आलोचनात्मक मूल्यांकन संकेत समूह दर्शाता है। शरीर के सामने एक हाथ, दूसरा हाथ चेहरे पर, अंगूठा ठुड्डी को सहारा देता हुआ, पैर आर पार और भौहें चढ़ी हुई। कभी भी अकेले संकेत को पढ़ने का प्रयास न करें, ऐसा नाक में खुजली के कारण भी हो सकता है। पुस्तक के इस खंड में हम संकेतों का एक एक करके विश्लेषण तो करेंगे, पर सामान्यतः संकेत इस तरह नहीं देखे जाते हैं, वे तो समूहों में दिखते हैं। नियम 2, पृष्ठभूमि का विचार। संकेत समूहों का विश्लेषण उस पृष्ठभूमि में होना चाहिए जिसमें वे नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड पर अपने हाथ और पैर आर पार बांधकर खड़ा हो, उसकी ठुड्डी नीचे हो और मौसम ठंडा हो, तो इस बात की संभावना अधिक है कि उसे ठंड लग रही है, न कि वह सुरक्षात्मक मुद्रा में है। अगर कोई इन्हीं संकेतों का प्रयोग तब करता है जब आप मेज पर उसके सामने बैठकर उसे अपना विचार बेचने का प्रयास कर रहे हों, तो इसी संकेत समूह का आप यह अर्थ निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति परिस्थिति को लेकर शायद नकारात्मक या सुरक्षात्मक रुख अपना रहा है। नियम 3, सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें। एक संकेत जो एक देश में एक चीज़ का प्रतीक होता है, दूसरे देश में वह किसी दूसरी चीज़ का प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर चित्र 3 में दर्शाई अंगूठी मुद्रा का अर्थ पश्चिमी देशों में आमतौर पर ओके या अच्छा होता है। इसका ओके अर्थ उन सभी देशों में मान्य है जहां पश्चिमी टेलीविज़न कार्यक्रम देखे जाते हैं, और हालांकि पूरी दुनिया में यह अर्थ फैल रहा है, परंतु कई जगहों पर इस मुद्रा के अलग उद्गम और अर्थ भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रांस में इसका अर्थ शून्य या कुछ नहीं होता है, जापान में इसका अर्थ पैसा होता है और कई भूमध्य सागरीय देशों में यह यौन अपमान का संकेत है। मूलभूत देह भाषा के अधिकतर संकेत हर जगह एक से होते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, जब वे दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं तो वे भौहें चढ़ा लेते हैं या नाक फुला लेते हैं। सिर हिलाने का अर्थ भी हर जगह हाँ या सकारात्मक होता है, और जैसा पहले ही बताया जा चुका है, यह संकेत सिर झुकाने का एक तरीका है। मुस्कुराहट शायद जन्मजात होती है, क्योंकि जिन लोगों में बचपन से ही देखने की शक्ति नहीं होती और जो इसे वास्तव में कभी नहीं देख पाते, वे भी इसका प्रयोग करते हैं। मैं इस खंड में देह भाषा संकेतों का एक आसान शब्दकोश प्रस्तुत करना चाहूँगा जो अधिकतर संस्कृतियों में समान है, और ये ऐसे संकेत हैं जो आमने सामने की प्रस्तुतियों में आपके सर्वाधिक काम आएंगे। महिलाएं क्यों बेहतर समझ सकती हैं? जैसा हमने अपनी पुस्तक वाई मैन डोंट लिसन एंड वुमेन
कांट रीड मैप्स में लिखा है, पुरुषों का दिमाग छोटे छोटे शब्दहीन और स्वर संबंधी संदेश समझने के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं होता है। इसीलिए महिलाएं कई पुरुषों को दूसरों की आवश्यकताओं या भावनाओं के प्रति लापरवाह या असंवेदनशील समझती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं कई बार पुरुषों से यह कहती हैं, क्या तुमने मेरी आंख का इशारा नहीं देखा था? तुम्हें यह समझ जाना चाहिए था कि मैं पार्टी छोड़कर घर जाना चाहती थी। वह आंख का इशारा बहुत सी महिलाओं को साफ समझ में आ सकता है, पर बहुत से पुरुषों को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। पुरुष निष्ठुर नहीं होते, उनका दिमाग ही इस तरह से नहीं बना होता कि वे देह भाषा के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकें। जब कोई महिला कहती है कि उसे कोई व्यक्ति समूह के विचार से आहत या असहमत दिख रहा है, तो वह वास्तव में चोट या असहमति देख रही है। उसे यह पता चल जाता है कि किस व्यक्ति की देह भाषा समूह से अलग जा रही है। अधिकतर पुरुषों को आश्चर्य होता है कि महिलाएं किस तरह असहमति, गुस्सा, चालाकी और चोट को देख सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर पुरुषों के मस्तिष्क देह भाषा के सूक्ष्म वर्णन पढ़ने के लिए उतने सक्षम नहीं होते जितने कि महिलाओं के होते हैं। इसलिए आमने सामने की मुलाकात में किसी महिला से झूठ बोलने का प्रयास करना नासमझी होगा। फ़ोन पर ऐसा करने में कम जोखिम है। देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना कैसे सीखें? हर रोज़ 10-15 मिनट का समय निकालें, लोगों के संकेतों को पढ़ें और स्वयं के संकेतों के बारे में भी सचेतन जागरूकता विकसित करें। देह भाषा पढ़ने की सबसे अच्छी जगह वह होती है जहां बहुत से लोग आपस में मिलते और चर्चा करते हैं। हवाई अड्डा मानवीय संकेतों के 7 रंगों के अवलोकन के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहां पर लोग खुलेआम उत्सुकता, गुस्सा, दुख, खुशी, बेताबी और दूसरी भावनाओं का इजहार संकेतों के माध्यम से करते हैं। सामाजिक समारोह, व्यावसायिक बैठकें और गोष्ठियों में भी अध्ययन के उपजाऊ मैदान हैं। टीवी देखना भी सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। आवाज़ को बंद कर दें और केवल तस्वीर देखकर ही यह समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। कुछ मिनटों बाद आवाज़ चालू करके आप यह जांच सकते हैं कि आपका शब्दहीन अध्ययन कितना सही है। आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा जब आप बिना आवाज़ के पूरा कार्यक्रम देख सकेंगे और क्या हो रहा है यह समझ सकेंगे। जिस तरह कि गूंगे बहरे लोग समझ सकते हैं। एक वीडियो कैमरे का प्रयोग करके प्रस्तुति देते हुए स्वयं की फिल्म बनाएं और इसे बिना आवाज़ के चालू करें और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों से अपनी प्रस्तुति का मूल्यांकन करने को कहें। देह भाषा की त्वरित मार्गदर्शिका। यहाँ पर हम सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले देह भाषा संकेतों की संदर्भ सूची दे रहे हैं जो आपकी प्रस्तुति के दौरान सहायक सिद्ध होगी। हाथ बांधना। कुछ विचार और उद्गम। शरीर के सामने हाथ बांधना या शरीर के सामने हाथ आड़े रखना एक असंबद्ध और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। यह एक जन्मजात संकेत है और 70% लोग अपनी बाईं बाह को दाईं बाह के ऊपर बांधते हैं। इस आदत को बदलना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार के आक्रमण से दिल और फेफड़ों की सुरक्षा हो जाए और अधिकतर वानर अथवा वनमानुष भी इसी वजह से इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इस संकेत में किए गए शोध बताते हैं कि सुनते समय जो श्रोता इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं वे उन लोगों से 38% कम समझते हैं जो खुली स्थिति में होते हैं। जब प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के बारे में उनसे पूछा गया तो हाथ बांधने वाले लोगों ने छोटे वाक्यांशों का प्रयोग किया, नज़रें मिलाईं, पीछे टिककर अधिक बैठे और प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया, बजाय उन श्रोताओं के जो बिना हाथ बांधे बैठे थे। हाथ बांधने के कई सूक्ष्म तरीके होते हैं, जैसे आधे हाथ बांधना, अपने आप से हाथ मिलाना, जो उस स्पर्श का अवशेष है जब आपके घबरा जाने पर आपके माता पिता आपका हाथ पकड़ा करते थे, और दोनों हाथों से कोई चीज़ पकड़ना। दोनों हाथों से पर्स, गिलास या फोल्डर पकड़ने का उद्देश्य सुरक्षा का एहसास प्राप्त करना होता है, क्योंकि उस स्थिति में आपके हाथ शरीर के सामने होते हैं। दूसरे हाथ में पहनी अंगूठी, घड़ी या शर्ट के बटन छूने से भी वही परिणाम मिलते हैं। चित्र 7 दर्शाता है कि दाएं हाथ पर बैठा व्यक्ति सही पृष्ठभूमि में संकेतों के समूह का प्रयोग कर रहा है। वह हाथ बांधने की मुद्रा का प्रयोग कर रहा है। उसके पैर खुले हैं,
एक भौं चढ़ी हुई है, आलोचनात्मक, बंद होठों पर मुस्कुराहट है, अपने आप को पीछे हटाते हुए, और शरीर दूसरी ओर है, यानी रुचिहीनता। वह बाकी दोनों लोगों से खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि ये दोनों लोग प्रतिबिंबन के द्वारा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। कारण और परिणाम की समस्याएं। उदाहरण के तौर पर मान लें कि कोई व्यक्ति नकारात्मक, सुरक्षात्मक, सबसे अलग या विरोधी महसूस कर रहा है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि वह अपने रवैये को अपने सीने के आर पार हाथ बांधकर शब्दहीन संकेत में व्यक्त करेगा। हमें शोध से यह भी पता चला है कि हाथ बांधने की अवस्था में व्यक्ति की समझने की क्षमता 40% कम हो जाती है और उसका रुख आलोचनात्मक हो जाता है। यह साधारण प्रयोग करके देखें। पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथों को सीने पर कसकर बांध लें। आप कैसा अनुभव करते हैं? बंधा हुआ, असहभागी, असम्मिलित। अध्ययनों से पता चलता है कि आपने किसी भी कारण से सीने के सामने हाथ बांधे हों तो आपको इस संकेत के नकारात्मक प्रभावों का अनुभव होने लगता है। यह कारण और परिणाम की स्थिति है। आदतन हाथ बांधने वालों का हमेशा यह दावा रहता है कि वे इस मुद्रा में अधिक आरामदेह महसूस करते हैं, क्योंकि हाथ बांधने के संकेत से उन्हें उसके साथ जुड़ी भावनाओं का भी अनुभव होता है। अगर आप यह विश्वास न भी करें कि हाथ बांधना एक नकारात्मक संकेत है, तो भी आपका श्रोता अचेतन रूप से आपको नकारात्मक या गैर मिलनसार समझ बैठेगा। इसी कारण एक ठंडे कमरे में लोगों के समूह से कोई बात मनवाना काफ़ी कठिन होता है। प्रस्तुति के समय कमरे का आदर्श तापमान 21 डिग्री होना चाहिए। कुछ उपयोगी रणनीतियाँ। नंबर 1, अपने शब्दकोश में से हाथ बांधने की मुद्रा हटा दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके श्रोता आपकी बातें पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। वे आपके प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाएंगे और आपको कम पसंद करेंगे। खुली देह भाषा का प्रयोग करें। नंबर 2, जहाँ तक संभव हो श्रोताओं को बैठने के लिए हत्थे वाली कुर्सियाँ दें। इससे उनके हाथ खुले रखने के अधिक अवसर मिलते हैं और वे चर्चा में अधिक भाग लेना चाहेंगे। बिना हत्थे वाली कुर्सियों को अधिक पास न रखें, क्योंकि इससे श्रोता एक दूसरे के स्पर्श से बचने के लिए हाथ बांध लेंगे। नंबर 3, अगर आपके श्रोता हाथ बांधकर बैठे हैं तो आप उनकी मुद्रा को बदल सकते हैं। आप अपने सवालों के जवाब में उनसे हाथ उठवा सकते हैं, उन्हें शारीरिक रूप से शामिल होने वाले अभ्यास दे सकते हैं, उन्हें टिप्पणी लिखने के लिए पेन और कागज़ दे सकते हैं या उन्हें गर्म पेय दे सकते हैं। हाथ से चेहरे को छूना। कुछ निष्कर्ष और स्रोत। वे सभी शोधकर्ता जिन्होंने हाथ से चेहरे के स्पर्श के संकेत का अध्ययन किया है सहमत हैं कि इसका संबंध नकारात्मक भावनाओं से है। पश्चिमी और अधिकतर यूरोपीय लोग उस समय हाथ से चेहरे को ज़्यादा छूते हैं जब वे झूठ बोलते हैं। यह एशियाई लोगों के साथ नहीं होता, जो धार्मिक कारणों से सिर छूने से बचते हैं, पर झूठ बोलते समय उनके पैरों की हरकत बढ़ जाती है। बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है कि झूठ बोलते वक्त वे अपना चेहरा छुपा लेते हैं। वयस्कों में भी यह चित्र 8 की तरह देखा जा सकता है। झूठ बोलते समय नाक की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण नाक से स्पर्श यानी चित्र 9 बढ़ जाता है। आंखों को हाथ से छुपाने से हम वह नहीं देखते जो हम नहीं देखना चाहते या जिस पर हमें विश्वास नहीं होता। यह आंख मलने की मुद्रा चित्र 10 का उद्गम स्रोत है। कान मलना चित्र 11। कान मलना, सर गर्दन को खुजाना भी यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति अनिश्चित है या जो कहा जा रहा है उस पर वह विश्वास नहीं कर रहा है। कुछ उपयोगी तकनीकें। 1, हमेशा हाथ से चेहरे को छूने के संकेतों को समूह में और उनकी पृष्ठभूमि में पढ़ें। कभी भी नाक की खुजली को धोखे का संकेत न समझें। नंबर 2, अपनी प्रस्तुति के दौरान हाथ से चेहरे के स्पर्श संकेतों से हमेशा परहेज करें, क्योंकि इनके प्रयोग से आपके श्रोता आप पर कम विश्वास करेंगे। वीडियो कैमरे के सामने अभ्यास करें या शीशे के सामने खड़े होकर रिहर्सल करें, ताकि चेहरे को छूने की आपकी आदत खत्म हो जाए। नंबर 3, अगर आपकी प्रस्तुति के दौरान कोई हाथ से चेहरे के स्पर्श संकेत का प्रयोग कर रहा हो तो यह करें। मुझे लगता है आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है? इसका ज़्यादा प्रबल तरीका यह है, इसका ज़्यादा अच्छा तरीका यह है, आपकी देह भाषा बता रही है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है? इस आखिरी प्रश्न को पूछते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यह कई बार अपमानजनक लगता है। कई व्यावसायिक प्रश्नकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सकारात्मक देह संकेत, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज साइंस।
नंबर 1, सिर झुकाना। जब हम उस चीज़ में रुचि लेते हैं जो हम देख या सुन रहे हैं, तो हम अपने सिर को एक ओर झुकाते हैं। अगर आपका संभावित ग्राहक अपना सिर एक ओर झुकाए हुए हो, तो प्रस्तुति जारी रखें। अगर उसका सिर सीधा होता है या इधर उधर हिलने डुलने लगता है या उसका सिर उसके सीने पर गिर जाता है, तो उसका ध्यान अपनी ओर दोबारा खींचें या बातचीत की दिशा बदलें। नंबर 2, गाल पर हाथ रखना। यह आपकी प्रस्तुति का सकारात्मक मूल्यांकन दर्शाता है। हाथ गाल पर टिका रहता है पर सिर को सहारा नहीं देता। उंगली सामान्यतः कनपटी को छूती है। यदि सिर हाथ के सहारे टिकने लगते हैं, तो इसका यह मतलब है कि श्रोता की रुचि घट रही है। नंबर 3, चश्मे की नोक चूसना। कोई व्यक्ति पेन, पेंसिल या अपने होठ भी चूस सकता है। यह मूल्यांकन का एक तरीका है और तब देखा जाता है कि जब व्यक्ति किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करता है, परंतु यह निर्णय लेने से रोकने का भी लक्षण हो सकता है, क्योंकि उसके मुंह में कोई चीज़ होने के कारण वह जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। नंबर 4, सामने झुकना। हम उन लोगों या वस्तुओं के नज़दीक आते हैं जो हमें रोचक या आकर्षक लगते हैं। इसे शुरुआत करने वाले व्यक्ति की स्थिति न समझ लें, क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, परंतु उनके दोनों हाथ घुटनों पर रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे आदमी दौड़ने वाला हो, शायद दरवाजे की ओर। 5, मीनार। यह संकेत एकाकी संकेत की तरह पढ़ा जा सकता है। यह संकेत एकाकी संकेत की तरह पढ़ा जा सकता है और इससे एक ठंडे किंतु विश्वासपूर्ण रवैये का पता चलता है। सवाल यह है कि यह विश्वास किसके प्रति है? क्या विश्वास आपके साथ चलने के बारे में है या विषय पर अपने स्वयं के ज्ञान पर विश्वास है? क्या यह उन्होंने पहले कहीं सुन रखा है? जिस पृष्ठभूमि में इसका प्रयोग किया जाता है, इसी से इसका सही जवाब मिलता है। नंबर 6, बाहर झांकते अंगूठे। कोट की जेब, पैंट की जेब, गिरेबान के मोड़ में से अंगूठे बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकले अंगूठे से श्रेष्ठतापूर्ण रुख का संकेत मिलता है, विश्वासपूर्ण और ठंडा, जो मीनार की तरह का संकेत होता है। अपने श्रोताओं के सामने इस संकेत का प्रयोग करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसे घमंडी या अक्खड़ व्यवहार माना जा सकता है। नंबर 7, दोनों हाथ सिर के पीछे। ऐसा आमतौर पर पुरुष करते हैं। इससे यह संप्रेषित होता है, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। आप इस व्यक्ति से इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ जानते हैं, क्या आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहेंगे? इसका परिणाम या तो सहयोग या फिर वाद विवाद होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि संकेत किस पृष्ठभूमि में से दिया गया है। नकारात्मक देह संकेत यानी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज साइन। नंबर 1, आलोचनात्मक मूल्यांकन। यह संकेत काफ़ी इस्तेमाल होता है और इससे श्रोता के आलोचनात्मक विचारों का प्रदर्शन होता है। तर्जनी उंगली गाल के ऊपर टिकी रहती है, अंगूठा ठुड्डी को सहारा देता है और मध्यमा उंगली या तो मुंह पर या मुंह के आसपास होती है। आपका विचार क्या है? इस तरह का सवाल उस व्यक्ति की भावनाओं को सामने ला सकता है। यानी आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका विचार क्या है। नंबर 2, काल्पनिक रोयां चुनना। काल्पनिक रोयों का चुनना यह बताता है कि कुछ भी कहा जा रहा है, व्यक्ति उससे असहमत है। जब वह व्यक्ति काल्पनिक फाहा या रोयां चुन रहा होता है, तो वह दूसरी ओर देखने लगता है। इस तरह के व्यक्ति से मुझे लगता है आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं जैसे सवाल पूछना ठीक रहेगा। नंबर 3, कॉलर खींचना। जब कोई चुपचाप गुस्सा होता है, विचलित होता है या धोखा देता है, तो उसकी गर्दन में सनसनाहट या झुनझुनी का एहसास होता है। इस स्थिति में उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह गर्दन से कॉलर को खींचकर अलग कर ले। इस तरह के व्यक्ति से यह सवाल पूछना ठीक रहेगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? नंबर 4, गर्दन में दर्द। यह अभिव्यक्ति पूरी तरह बताती है कि यहाँ क्या हो रहा है। बढ़ते हुए तनाव या बढ़ती हुई कुंठा के कारण आदमी अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाता या ठोकता है या स्पर्श भी करता है, ताकि वहाँ उठ रही झुनझुनी के एहसास को शांत किया जा सके। यह एहसास तब होता है जब कोई शब्द से आपकी गर्दन में
दर्द पैदा करता है। यह गर्दन में छोटी इरेक्टापिलर मांसपेशियों की गतिविधि के कारण पैदा होता है। नंबर 5, मंद मंद आंखें झपकाना। यह चिढ़ाने वाला संकेत उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो खुद को आपसे बेहतर, समझदार, अमीर या स्मार्ट समझता है। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने पैर के तलवे को उठाकर अपना कद बढ़ाने का प्रयास भी करता है। दिमाग जब कोई चीज़ नहीं देखना चाहता तो वह आंखों को बंद कर लेता है। हो सकता है वह व्यक्ति आपको हिकारत की नज़र से देख रहा हो। नंबर 6, कुर्सी पर पैर रखना। इसके कई अर्थ होते हैं। पहला यह है कि व्यक्ति आरामदेह है और आत्मविश्वास से पूर्ण है, विशेषकर जब वह कुर्सी उसकी न हो। दूसरी ओर यह उसकी क्षेत्रीय सीमा का भी संकेत हो सकता है, क्योंकि वह कुर्सी के ऊपर पैर रखकर उस पर अपना हक जता रहा है। समग्र रुख आरामदेह उदासीनता का संकेत होता है। नंबर 7, कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना। यह विशेष तौर पर एक पुरुष संकेत है, क्योंकि यह अधिकार या श्रेष्ठता का संदेश प्रेषित करता है। कुर्सी की पीठ संभावित खतरे से रक्षा करती है और पैर फैलाना पुरुष का प्राचीनतम अधिकार संकेत है। जो आदमी इस स्थिति में हो उससे कभी बहस न करें, इसके बजाय उसे चर्चा में शामिल करें और कुर्सी सीधी करके बैठने के लिए कहें। नंबर 8, धीमे धीमे हाथ मलना। हाथ मलने की गति से व्यक्ति की संभावित भावनाओं का पता चलता है। तेजी से हाथ मलने वाला व्यक्ति किसी बात के परिणाम के प्रति रोमांचित अनुभव करता है। धीमे धीमे हाथ तब मले जाते हैं जब उस व्यक्ति को चर्चा से लाभ होने या पैसा मिलने की आशा होती है। एक सामान्य संकेत समूह। इस दृश्य में बाईं ओर बैठी महिला ने आलोचनात्मक मुद्रा अपना रखी है और बाईं ओर बैठा आदमी खुली हथेलियों का प्रयोग करके और आगे की ओर सिर झुकाकर उससे बातें करने का प्रयास कर रहा है। केंद्र में बैठा व्यक्ति मीनार संकेत का प्रयोग कर रहा है और अपने आक्रामक पैर की स्थिति से विश्वासपूर्ण और आश्वस्त रुख का प्रदर्शन कर रहा है। आखिरी शब्द। देह भाषा को समझना किसी पहेली की तरह लगता है। हम में से अधिकतर के पास यह भाषा टुकड़ों टुकड़ों में आती है, पर हम उन्हें पूरी तस्वीर में नहीं जमा पाते। देह भाषा का पहला नियम हमेशा याद रखें, अकेले संकेत की कभी व्याख्या न करें। हमेशा समूहों का ध्यान रखें। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सभी संकेतों की पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा गया हो। देह भाषा पढ़ने की योग्यता का मतलब है कि हम प्रतिदिन की स्थितियों में साफ नजर आने वाली चीज़ों को पढ़ सकेंगे। अब अगले चित्र को देखें, आपको क्या नजर आता है? समापन। आपने कितनी बार किसी को उच्च स्तरीय नेटवर्क के बारे में यह कहते सुना है उसमें कुदरती प्रतिभा है या वह जन्मजात सेल्समैन है? आपने किसी डॉक्टर या इंजीनियर के बारे में कुदरती प्रतिभा वाले इंजीनियर या जन्मजात फार्मासिस्ट या जन्मजात डॉक्टर वाक्यांश नहीं सुने होंगे। हम जानते हैं कि ये व्यवसाय वैज्ञानिक व्यवसाय है। विज्ञान एक दक्षता या तकनीक है जिसे क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जो निष्कर्ष, प्रयोग और मापन पर आधारित होता है। उच्च स्तरीय नेटवर्क कार्यकर्ता कुदरती प्रतिभा वाला या जन्मजात नहीं होता। उच्च स्तरीय नेटवर्किंग एक विज्ञान है, एक सीखने की कला जो दूसरे विज्ञानों की ही तरह है। यह पुस्तक आपको कई सशक्त तकनीकें प्रदान करती है और यह सिखाती है कि आप उनका किस तरह प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह अपनी प्रगति को माप सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं, और लोगों से बात करते समय किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। नेटवर्किंग का विज्ञान एक सीखने वाली कला है जिसमें दूसरे विज्ञानों की तरह ही पूर्ण निष्ठा, लगातार मेहनत और सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। सफलता की यात्रा में नेटवर्क कार्यकर्ता के सामने उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नकारात्मक प्रतिक्रिया के प्रति अति संवेदनशीलता। जब आप इस पुस्तक में दी गई तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि हर हाँ आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अपने औसत को बनाए रखने से आपके सामने यह बार बार सिद्ध होता रहेगा। यह पुस्तक कैसे करें के रहस्य बताती है, जो कईयों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। अब
बाकी आप पर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिना शोर शराबे या बिना विज्ञापन के लगभग रातों रात विकसित हुआ है और अंततः यह सबसे बड़ा बिजनेस सिस्टम बन सकता है। इसकी सफलता वितरण तंत्र पर निर्भर करती है, जो पूरी तरह अपने सदस्यों के उत्साह के बलबूते पर ही चलता है। यह मनुष्य के दिमाग द्वारा सोचे गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक अवसरों में से एक है। इस पुस्तक से आपको ऐसी कई कुंजियां मिलती हैं जिससे आप इस तंत्र के खजाने के ताले को खोल सकते हैं और आप सफलता की ओर तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में बताई गई हर बात आजमाई हुई है, उसका परीक्षण किया गया है और उसके तत्काल परिणाम मिलते हैं। हर चीज़ काम करेगी बशर्ते कि आप काम करें। सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए अब किसी बहाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपने लक्ष्य बनाएं और उनकी ओर बढ़ें।